हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दीपक गुलियानी। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड, यानी कि म्यूचुअल फंड वास्तव में है क्या। देखिए, बहुत सारे टीवी एड्स आते हैं जिसमें आता है म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या वास्तव में म्यूचुअल फंड सही है। अब हम किस बेस पे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही है या नहीं है। उसके लिए हमें चाहिए कि पहले हम म्यूचुअल फंड की जो कॉन्सेप्ट है उसको डीपली डिस्कस करें, उसको डीपली अंडरस्टैंड करें। फिर हम तय कर पाएंगे कि वास्तव में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही है या नहीं है। तो हम इस वीडियो लेक्चर के द्वारा जो है इसको डिस्कस करेंगे, जिसमें आपकी जो नॉलेज है अबाउट म्यूचुअल फंड वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके और आप अंडरस्टैंड कर सके कि वास्तव में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही है या नहीं है। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, मीनिंग ऑफ म्यूचुअल फंड, डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल फंड, ऑपरेशन फ्लो चार्ट ऑफ म्यूचुअल फंड, concept and background of mutual fund, and finally structure of mutual fund। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की। देखिए, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो है इन्वेस्टर के पास अवेलेबल हैं, वो इन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को यूज़ कर सकता है, और जिसमें से वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो है वो म्यूचुअल फंड है। तो पहले हम डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि वो क्या है, ताकि फिर हम डिसाइड कर सकें कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना फ़ायदेमंद है इन्वेस्टर्स के लिए या नहीं है। तो उन सभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में जो बहुत पॉपुलर हैं, जो ज़्यादातर लोग जो है इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर हम उन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। बहुत कॉमन है, ज़्यादातर लोग जो है अपना सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं बैंक में, जहाँ वो अपना पैसा डिपॉजिट रखते हैं। दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है फिक्स डिपॉजिट। बहुत ट्रेडिशनल मेथड है, हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग जो है अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो फिक्स डिपॉजिट में सेव करते हैं, वो इस उम्मीद से क्योंकि जो पैसा बैंक में पड़ा है वो काफ़ी सिक्योर है, सेफ़ है। तीसरा जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो बहुत पॉपुलर है वो है पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, जहाँ पोस्ट डिपार्टमेंट में या पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में जाके जो है हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, सेव करते हैं। एक जो बहुत पॉपुलर है हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है वो है पीपीएफ, इनकी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। और जो दूसरा जो है वो है स्टॉक मार्केट डायरेक्ट, इनकी शेयर मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना। अब इन सब की जो है कुछ ना कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ ना कुछ डीमेरिट्स भी हैं। इनकी मेरिट्स और डीमेरिट्स को हम डिस्कस करेंगे कि क्या फ़ायदे और क्या इसमें प्रोज एंड कोज है। जहाँ तक सवाल है सेविंग अकाउंट का, एट प्रेजेंट सिनेरियो में देखा जाए एज एन एवरेज, मैं किसी पर्टिकुलर बैंक के बारे में बात नहीं कर रहा, एज एन एवरेज देखा जाए तो सेविंग अकाउंट पे जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है एट प्रेजेंट वो लगभग 3% पर एनम के आसपास मिल रहा है। दूसरी ओर फिक्स डिपॉजिट, ये भी एज एन एवरेज लगाया जाए ज़्यादातर बैंक्स की तो एवरेज के आसपास देखेंगे तो ये नियर अबाउट 5% पर एनम के आसपास इस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। वहीं पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट में थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है, 5.5% पर एनम के हिसाब से। ये लगभग लेटेस्ट डाटा है, कुछ एक महीने पहले के, ज़्यादा पुराने नहीं हैं। जहाँ तक सवाल है पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी पहले बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मिला करता था, वो भी अब काफ़ी रिड्यूस हो गया है, 7.1% पर एनम के आसपास। और नेक्स्ट है स्टॉक मार्केट, जहाँ शेयर मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं। देखिए, इसकी रिटर्न फिक्स नहीं होती, ये स्टॉक मार्केट के बिहेव पर करती है कि अगर मान लीजिए शेयर मार्केट दौड़ती है तो आपकी रिटर्न जो है बहुत अच्छी आएगी, अदरवाइज जो है रिटर्न आपकी कुछ भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हो सकती है, इवन आपका जो पैसा इन्वेस्टेड है वो नेगेटिव रिटर्न भी दे सकता है। यानी कि आपने मान लीजिए आपने 1 लाख रुपये लगाया, वो 1 लाख रुपये घटकर 70,000 रुपये या 60,000 रुपये हो गया। तो काफ़ी एक तरीके से काफ़ी मतलब वेराइड है जो शेयर मार्केट रिटर्न है, इसलिए इसे हम अनसर्टेन कह सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि सेविंग अकाउंट में जहाँ इंटरेस्ट सिर्फ 3% मिलता है, फिक्स डिपॉजिट भी जो पहले बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिया करता था वो भी गिरकर सिर्फ 5% हो गया है, पोस्ट ऑफिस में 5.5%, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 7.1%। लेकिन पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इंटरेस्ट तो ज़्यादा है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसमें आपका पैसा जो है काफ़ी लंबे टाइम तक ब्लॉक हो जाता है, जनरली 15 साल के लिए ब्लॉक रहता है। कुछ एक सर्कमस्टेंसेस में ही आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो इवन इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होते हुए भी जो है इसमें जो लिक्विडिटी है वो अवेलेबल नहीं है। तो अब इनमें से कौन सा बेस्ट है? लेकिन इन सब में सबसे बड़ा जो एक दिक्कत है, जो परेशानी है, वो ये है जो इन्फ्लेशन रेट है एट प्रेजेंट। जो हमारे लेटेस्ट डाटा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अक्टूबर के और नवंबर के जो 2020 के रिलीज़ हुए हैं, उसके बेस पे देखा जाए तो इन्फ्लेशन रेट जो है वो 7% पर एनम के आसपास आ रही है। यानी कि आप इन किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में आप पैसा लगाइए, चाहे वो सेविंग अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट में या पोस्ट ऑफिस में, तो आपके पास तो फाइनली कुछ बचता ही नहीं, क्योंकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो उस पर जो भी रिटर्न आ रही है उसे तो सारा का सारा इन्फ्लेशन ने चूस लिया।
तो नेचुरली बात है, जब आपके पास जो रिटर्न है वो बची ही नहीं, उसका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो तो महंगाई में ही चला गया, तो ये सारे जो इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद तो नहीं रहे। तो अब इसी इसी वजह से हमें जो है डिस्कस करना है कि क्या हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या म्यूचुअल फंड जो है इससे बेटर रिटर्न दे सकता है, और फिर हमें स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं डायरेक्टली रिटर्न करना चाहिए, जिससे हमने रेड भी एक तरीके से रिफ्लेक्ट किया है कि क्या दिक्कत है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट जो हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसा मैंने कहा कि पॉजिटिव रिटर्न तो आते हैं, नेगेटिव रिटर्न भी आते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना फ़ायदेमंद है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना फ़ायदेमंद है, इसको हम जो है आगे डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड वास्तव में है क्या। सबसे पहले म्यूचुअल फंड का मीनिंग डिस्कस करते हैं कि म्यूचुअल फंड वास्तव में है क्या। देखिए, म्यूचुअल फंड जो है वो एक पूल इन्वेस्टमेंट है। अब पूल इन्वेस्टमेंट किसे कहेंगे? पूल इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना पैसा जो है एक तरीके से पूल करते हैं, यानी कि कलेक्ट करते हैं, जहाँ पर वो अपना सारा पैसा एक जगह इकट्ठा करते हैं। फिर उन जो सारे इन्वेस्टर जो अपना पैसा एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, फिर उनके बिहाफ पर जो उनका मैनेजर है, इनकी जो फंड का मैनेजर है, वो उस पैसे को जो है डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है। अब ये डिफरेंट सिक्योरिटीज़ क्या हो सकती हैं? जैसे शेयर्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, या कोई इसी तरह की डिफरेंट असेट्स क्लास हो सकती हैं। और इस म्यूचुअल फंड को वास्तव में ऑपरेट कौन करता है? जैसा मैंने कहा कि म्यूचुअल फंड को मेन ऑपरेट करता है फंड मैनेजर, ऑपरेट करता है। वो जो है इस पैसे को इन्वेस्ट करता है, इस कैपिटल को इन्वेस्ट करता है ऑन द बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स, और कोशिश करता है कि वो उनके लिए जो है एक तरीके से कैपिटल गेन या इनकम, रेगुलर इनकम जो है वो अटेन कर सके, यानी कि रिसीव कर सके अपने इन्वेस्टर्स के लिए। देखिए, एक तो रेगुलर इनकम होती है और एक कैपिटल गेन होता है। कैपिटल गेन का मतलब जो है कि जो उनका इन्वेस्टमेंट है उसकी जो वैल्यू है वो राइज हो सके। तो इस तरीके से जो है फंड मैनेजर उसको मैनेज करता है। दूसरे वर्ड्स में कहा जाए तो म्यूचुअल फंड जो है वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी या ट्रस्ट है जो क्या करता है, हजारों लाखों लोगों के जो हैं, जो शेयर होल्डर्स या यूनिट होल्डर्स हैं, उनके पैसे को कलेक्ट करता है और उनके बिहाफ पर जो है डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है अक्रॉस द सेक्शन ऑफ कंपनीज, अक्रॉस द सेक्टर्स। अब अक्रॉस द सेक्शन ऑफ कंपनीज का क्या मतलब है? वो जो है इन्वेस्ट करता है कुछ लार्ज कंपनीज में भी इन्वेस्ट करता है, मिड साइज कंपनी में भी इन्वेस्ट करता है, स्मॉल साइज कंपनी में इन्वेस्ट करता है, डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है। जैसे बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करता है, आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। तो यानी कि जो अपना एफएमसीजी जो कंपनी होती हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, जो कि बिस्किट्स या रोज़मर्रा की चीज़ें बनाती है, वहाँ इन्वेस्ट करता है। तो जो अक्रॉस द सेक्शन, अक्रॉस द इंडस्ट्री इन्वेस्ट करता है, उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि जो उससे इन्वेस्टर को जो है एक स्टडी इनकम मिल पाती है, एक उसको जो उसकी कैपिटल है उसकी ग्रोथ मिल पाती है, और वो भी सब कुछ मिनिमाइज रिस्क पर, यानी कि जो रिस्क लगता है वो बहुत कम लगता है। तो ये एक बेनिफिट जो है इन्वेस्टर्स को मिलता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। तो ये कह सकते हैं कि जो म्यूचुअल फंड जो है वो क्या है, वो एक अल्टरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि हो तो ये भी सकता है कि जो इन्वेस्टर है वो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड है वो भी क्या कर रहा है, वो भी लोगों के पैसे को इकट्ठा करके शेयर मार्केट में ही लगा रहा है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड जो है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं। इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस जो है अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड किस किस टाइप्स के होते हैं। अभी हम ये सिर्फ नॉर्मली बता रहे हैं कि ज़्यादातर जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ही होते हैं, यहाँ पर इक्विटी में ही ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। तो फिर क्यों ना इन्वेस्टर जो है वो डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दे, वो क्यों म्यूचुअल फंड के थ्रू जाए? उसका रीज़न बहुत सारे हैं। उसका रीज़न एक तो ये है कि एक इन्वेस्टर के पास जो पैसा है बहुत लिमिटेड होता है, तो वो जो पैसा है वो कुछ एक कंपनी में ही इन्वेस्ट कर सकता है, और मान लीजिए उन कुछ कंपनी में फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तो बहुत बड़ा एक रिस्क जो है वो इन्वेस्टर को बियर करना पड़ता है। लेकिन जब वो इन्वेस्टमेंट करता है म्यूचुअल फंड के थ्रू तो बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है उसके थ्रू जो पैसा है वो इकट्ठा हो जाता है, और वो फिर जो म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर है वो डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है, और उसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। अदरवाइज़ क्या करना पड़ेगा, जो उसको है डायरेक्टली या तो इक्विटी शेयर्स में या फिर बॉन्ड मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या तो प्राइमरी मार्केट के थ्रू या सेकेंडरी मार्केट के थ्रू। लेकिन उसमें रिस्क होता है क्योंकि उसके पास पैसा लिमिटेड है। वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कंपनियों के ही इक्विटी शेयर खरीद सकता है, या फिर कुछ कंपनियों के ही बॉन्ड्स में वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और मान लीजिए उन कंपनियों में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ जाए, या किसी और तरह की कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए, तो उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो ब्लॉक हो सकता है, बहुत बड़े रिस्क में आ सकता है।
तो जो म्यूचुअल फंड्स है वो करता क्या है, वो क्या करता है, वो अपनी जो यूनिट्स है वो सेल करता है इन्वेस्टर्स को, और उसके थ्रू जो है उनसे वो पैसा रिसीव करता है, और फिर इस पैसे को जो है वो डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है, जो कि डिफरेंट कंपनीज़ की होती हैं। यानी कि एक तरीके से वो मोबिलाइज करता है उनकी सेविंग्स को स्टॉक मार्केट में या कैपिटल मार्केट के अंदर। अब जिस इन्वेस्टर ने जितनी यूनिट्स खरीद रखी है म्यूचुअल फंड की, वो रिप्रेजेंट करती हैं कि उतना ही उसका जो प्रोपोर्शन है वो म्यूचुअल फंड के जो पोर्टफोलियो है, यानी कि जो सिक्योरिटी का पोर्टफोलियो है उसके अंदर उसका ही उतना ही प्रोपोर्शन जो है वो एक तरीके से हिस्सेदार है। मान लीजिए एक पर्सन जो है वो 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, और उस टाइम जो म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो वो 1 करोड़ रुपए का है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है उस 1 करोड़ में। तो जो 1 करोड़ की जो सिक्योरिटीज़ हैं, यानी कि जो उसका पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड का, उसका 1 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट किया, तो इनकी 1% का वो उसका हकदार है, उसका जो उसके ऊपर राइट है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि वास्तव में म्यूचुअल फंड क्या है। अब हम कुछ डेफिनेशन इसकी डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन में पहली डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, अकॉर्डिंग टू म्यूचुअल फंड बुक पब्लिश बाय इन्वेस्टमेंट कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ द यूएस। देखिए क्या कहते हैं, इस बुक के अंदर म्यूचुअल फंड की डेफिनेशन दे रखी है। अ म्यूचुअल फंड इज अ फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन दैट रिसीव्स मनी फ्रॉम शेयर होल्डर कैश ऑन डिमांड फॉर द करंट वैल्यू ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। देखिए एक म्यूचुअल फंड क्या है, एक फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने शेयर होल्डर से, शेयर होल्डर मतलब जो उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनसे जो है पैसे रिसीव करता है। किस चीज़ के लिए पैसे रिसीव करता है, कैश ऑन डिमांड रिसीव करता है अपने करंट इन्वेस्टमेंट, यानी जो उसने सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसकी वैल्यू में प्रपोर्शन गेट करने के लिए। यानी कि जो लोग हैं वो उन्हें लगता है कि इस म्यूचुअल फंड ने जिन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रखा है, जिन शेयर्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रखा है वो बहुत फ़ायदेमंद है, उसकी बहुत अच्छी रिटर्न आएगी और उसमें हमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो वो इसके थ्रू गेट कर सकते हैं। The investment manager of the funds manage these savings in a such a way that the risk is minimized and steady return is ensured। कि जो फंड मैनेजर है, जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर है, वो इन फंड्स को, इन सेविंग्स को इस तरीके से मैनेज करता है, इस तरीके से यूटिलाइज करता है जिससे जो रिस्क है वो तो मिनिमम हो सके, और जो इन्वेस्टर्स के लिए जो रिटर्न है, यानी कि जो उनको अर्निंग मिल सके, वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। यानी कि मैनेज इस तरीके से किया जाता है कि जो मैनेजर है वो इन फंड को इस तरीके से मैनेज किया जाए कि ये जो सेविंग्स है वो उससे रिस्क तो मिनिमम रहे, लेकिन जो रिटर्न है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके उसके इन्वेस्टर्स को। सेकेंड डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 डिफाइन। क्या कहते हैं, म्यूचुअल फंड एज ए फंड इस्टेब्लिश इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट to raise money through the sale of units to the public or a section of the public under the one or more schemes for investing in सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। देखिए ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 की डेफिनेशन है। ये क्या कहते हैं कि म्यूचुअल फंड जो है एक तरीके से एक फंड है, किस चीज़ का फंड है, जो कि एक ट्रस्ट के रूप में जो है ऑर्गेनाइज हुआ है, जो मनी रेज करता है। कैसे रेज करता है, अपनी जो यूनिट्स हैं वो पब्लिक को या पब्लिक के एक सेक्शन को सेल करता है अपनी एक स्कीम या किसी स्कीम्स के द्वारा, जिससे कि जो मनी रिसीव हो उसे वो सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्ट कर सके, और इसमें सिक्योरिटी मार्केट के अंदर इवन मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी इंक्लूड हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, दैट इज इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने म्यूचुअल फंड को कैसे डिफाइन किया है। देखिए म्यूचुअल फंड आल्सो कॉल्ड यूनिट ट्रस्ट और ओपन ट्रस्ट, अ कंपनी दैट इन्वेस्ट द फंड ऑफ इट्स सब्सक्राइबर इन डाइवर्सिफाइड सिक्योरिटीज, in turn issues the units representing the shares in those holdings। यानी कि म्यूचुअल फंड जो है इन्हें आप यूनिट ट्रस्ट भी कह सकते हैं या ओपन एंडेड ट्रस्ट भी कह सकते हैं। ये एक कंपनी है, वो कंपनी करती क्या है, वो फंड्स को इन्वेस्ट करती है। किसके फंड को इन्वेस्ट करती है, जो उसके सब्सक्राइबर हैं, यानी कि जो उस म्यूचुअल फंड का एक मेंबर बनना चाहते हैं या उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके फंड्स को इन्वेस्ट करती है डिफरेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर, और उसके बदले में उनको क्या इशू करती है, वो अपनी यूनिट्स इशू करती है, जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि जो उनकी होल्डिंग्स है उसमें उनका कितना शेयर है। They make continuous offering of new shares at new assets value determined the daily by the market value of the securities they hold। होता क्या है कि वो ना एक कंटिन्यूस ऑफरिंग करते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप एक बार ही उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जनरली जो म्यूचुअल फंड है वो ओपन एंडेड होते हैं। जो ओपन एंडेड स्कीम्स होती हैं उसके अंदर जो है कभी भी इन्वेस्टर एंट्री कर सकता है और कभी भी जो इन्वेस्टर है वो एग्जिट कर सकता है। तो वो कभी भी जो एंट्री कर सकता है वो किस पे एंट्री करेगा, वो करेगा नए शेयर्स बाय कर सकता है,
न्यू असेट्स वैल्यू, जिसे एनएवी कहते हैं, नेट असेट्स वैल्यू भी कहते हैं। और वो नेट असेट्स वैल्यू कैसे डिटरमाइन होती है? देखिए, डेली बेसिस पे जो है स्टॉक मार्केट खुलती है मंडे टू फ्राइडे, और उसके अकॉर्डिंग जो है कभी स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है, कभी स्टॉक मार्केट नीचे जाती है। उसके अकॉर्डिंग जो म्यूचुअल फंड है उसका जो पोर्टफोलियो है उसकी वैल्यू कई बार बढ़ती है और कई बार वैल्यू उसकी डाउन होती है। तो अगर मान लीजिए उस पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली जो नेट असेट्स वैल्यू है वो भी बढ़ती है। और मान लीजिए किसी वजह से मार्केट गिरती है तो उसकी पोर्टफोलियो की वैल्यू भी गिरती है, मार्केट वैल्यू, और उस वजह से जो नेट असेट्स वैल्यू वो भी गिरती है। तो इनकी कोई भी इन्वेस्टर जो है वो नई असेट्स वैल्यू पे एंट्री कर सकता है, उस पोर्टफोलियो में उस सिक्योरिटीज का एक प्रोपोर्शन अपने पास होल्ड रख सकता है। तो ये कुछ एक डेफिनेशन थी। आई थिंक इससे भी आपको म्यूचुअल फंड का जो मीनिंग है वो प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा। अभी भी थोड़ा सा डाउट है कि म्यूचुअल फंड वास्तव में वर्क कैसे करता है। इसको हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि म्यूचुअल फंड वास्तव में ऑपरेशन कैसे करता है। इसको हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि म्यूचुअल फंड जो है वो वास्तव में ऑपरेट कैसे करता है। देखिए, इस फ्लो चार्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। देखिए कैसे होता है। सबसे पहले होता है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर वो व्यक्ति जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है। अब वो पैसा कैसे इन्वेस्ट करेगा? वो जो है पैसा इन्वेस्ट करेगा फंड मैनेजर के पास। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स, चाहे कोई रेवाड़ी से है, चाहे कोई दिल्ली से है, चाहे कोलकाता से है, मुंबई से है, हरियाणा से है, राजस्थान से है, किसी भी स्टेट से है, इवन अब्रोड से भी हो सकता है, वो सारे जो है अपना पैसा जो है पूल करते हैं, इनकी कलेक्ट करके देते हैं फंड मैनेजर को। फिर फंड मैनेजर क्या करता है? फंड मैनेजर जो है इस पैसे को इन्वेस्ट करता है। कहाँ इन्वेस्ट करता है? वो इन्वेस्ट करता है सिक्योरिटीज़ में। डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटीज़ हो सकती है, जैसे हमने डिस्कस किया, शेयर्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, डिवेंचर्स हो सकते हैं, इवन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। वो इन्वेस्ट करता है कहाँ पर? सिक्योरिटीज़ में। फिर इन सिक्योरिटीज़ की जो वैल्यू है वो मार्केट के साथ चेंज होती हैं और फिर वो क्या करती हैं? वो जनरेट करती हैं। क्या जनरेट करती है? रिटर्न। यानी कि जैसे उन सिक्योरिटीज़ की वैल्यू बढ़ती है, इवन जो बॉन्ड्स हैं उस पर इंटरेस्ट रिसीव होता है, तो उससे सिक्योरिटीज़ की वैल्यू बढ़ती है। तो जब रिटर्न जनरेट होती है तो उस रिटर्न को जो है दो हिस्सों के तरीके से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए वो स्कीम इनकम स्कीम है तो वो उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपने इन्वेस्टर्स के बीच में, अपने शेयर होल्डर्स के बीच में, या फिर वो उसको क्या करते हैं? प्लोइंग बैक कर देते हैं, यानी कि वापस उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। और ये साइकिल कंटिन्यूस चलता रहता है और यानी कि उस मनी को दोबारा लगाया जाता है, फिर दोबारा सिक्योरिटीज़ की मनी रिसीव होती है। तो एक फ्लो चार्ट है जिस तरीके से जो म्यूचुअल फंड वर्क करता है। और मान लीजिए किसी इन्वेस्टर को अपनी जो यूनिट्स हैं वो रिडीम करनी है तो कभी भी अपनी यूनिट्स को बेचकर बाहर निकल सकता है। तो इस तरीके से जो है म्यूचुअल फंड वास्तव में ऑपरेट करता है, वर्क करता है। अब थोड़ा सा हम ये जानेंगे कि म्यूचुअल फंड की कॉन्सेप्ट क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। देखिए, म्यूचुअल फंड जो है इंडियन मार्केट के लिए तो जरूर एक नया वर्ड है, लेकिन वास्तव में देखा जाए इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट के लिए एक नया वर्ड नहीं है। म्यूचुअल फंड जो कॉन्सेप्ट है वो वास्तव में अमेरिका में स्टार्ट हुई थी। मेन इसे अमेरिकन कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। अमेरिका में जो है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है या इन्वेस्टमेंट कंपनी है या म्यूचुअल फंड है, वहाँ पर ये इसको एक ही यानी इन तीनों वर्ड्स को जो है एक तरीके से प्रायवाची माना जाता है, इंटरचेंजेबल माना जाता है। तो म्यूचुअल फंड जो है वो इंडियन कैपिटल मार्केट के लिए तो जरूर नहीं हुआ है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट के लिए न्यू नहीं है। लेकिन अगर इसके बैकग्राउंड में जाया जाए तो वास्तव में म्यूचुअल फंड का उदय हुआ कब, मतलब इसका उद्गम कब हुआ, कब ये वास्तव में ओरिजिन हुआ? तो म्यूचुअल फंड जो है वास्तव में जो है बेल्जियम में सबसे पहले एक तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ था। वहाँ पर जो है एक सोसाइटी जनरल डी बेल्जियम इस्टेब्लिश हुई थी इन 1822 और इसका मकसद था कि जो इन्वेस्टमेंट रिसीव करे उसको जो अपनी जो नेशन की इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर बहुत हाई रिस्क है वहाँ पर उसको इन्वेस्ट करे। तो ये सबसे पहले एक तरीके से बेल्जियम में स्टार्ट हुआ। उसके बाद जो है इंग्लैंड में भी एक अलग से कंपनी इस्टेब्लिश की गई, फॉरेन एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट ट्रस्ट 1868 में इस्टेब्लिश की गई। और इसका भी मकसद यही था कि एक डिफरेंट जो सिक्योरिटीज़ हैं जिनमें बहुत हाई रिस्क है उनके बीच में जो है एक तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाए और रिस्क को जो है डाइवर्सिफाई किया जाए। जो वास्तव में अमेरिका में भी जो प्योर जो म्यूचुअल फंड की जो कॉन्सेप्ट है वो 20th सेंचुरी में जो है ज़्यादा पॉपुलर हुई। और उस टाइम में जो है 1924 में यूएस में 3 इन्वेस्टमेंट जो कंपनीज जो है वो इस्टेब्लिश हुई। और जब वर्ल्ड वार 1 ख़त्म हुआ उसके बाद तो म्यूचुअल फंड जो है इवन यूएस में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया और बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो म्यूचुअल फंड के थ्रू जो है इन्वेस्टमेंट करने लगे। और धीरे धीरे जो अब म्यूचुअल फंड जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे वर्ल्ड में जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है।
जहाँ तक सवाल है इंडिया का, इंडिया में म्यूचुअल फंड वास्तव में कब आया? इंडिया में म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। इंडिया में जो म्यूचुअल फंड है वो 1964 में आया, जब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ। उसने जो है अपनी स्कीम US 64 लॉन्च की थी। और ये यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है वो एक तरीके से यूके बेस्ड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कंपनीज के तौर पर जो है इसे बनाया गया था। तो इस तरीके से जो है म्यूचुअल फंड जो है एक तरीके से वर्क करता है। ये इसका जो है बेसिक बैकग्राउंड है। जहाँ तक सवाल है स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर कैसे है, म्यूचुअल फंड वर्क कैसे करता है, इसको हम समझेंगे। देखिए म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है इसको हम समझेंगे। देखिए इसमें जो है एक तरफ तो सेबी है, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके बारे में हमने पहले ही बहुत सारे वीडियो लेक्चर बनाए हैं। सेबी जो है वो वास्तव में एक तरीके से पूरी कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करती है। और दूसरी ओर देखेंगे तो कौन है, वो यूनिट होल्डर है, जिसे हम इन्वेस्टर भी कह सकते हैं। अब एक तरफ जो इन्वेस्टर है जिसका पैसा है, और एक तरफ सेबी है जो कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करती है, विजिलेंस करती है, देखती है। अब उसके बीच में ये जो म्यूचुअल फंड है वो कैसे वर्क करता है। देखिए सबसे पहले एक होता है स्पॉन्सर। अब जो स्पॉन्सर है वो वास्तव में म्यूचुअल फंड इस्टेब्लिश करने के लिए एक तरीके से आगे आता है, एप्लीकेशन लगाता है। अब वास्तव में स्पॉन्सर होता कौन है? देखिए स्पॉन्सर जो है एक पर्सन भी हो सकता है, वो अकेला भी एक तरीके से म्यूचुअल फंड इस्टेब्लिश करने के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है, या किसी कॉर्पोरेट बॉडी के साथ मिलकर भी लगा सकता है। हाँ, स्पॉन्सर के लिए ज़रूरी है कि जो भी म्यूचुअल फंड इस्टेब्लिश किया जाए उसकी नेटवर्थ का जो 40% है वो स्पॉन्सर को इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपनी ओर से। और जो भी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का म्यूचुअल फंड रेगुलेशन एक्ट 1996 है उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको पूरा करना पड़ेगा। स्पॉन्सर जो है अगर मान लीजिए किसी वजह से स्कीम को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाती है, तो जो स्पॉन्सर ने अपना पैसा लगाया है नेटवर्थ का 40%, ज़्यादा से ज़्यादा वही पैसा डूबेगा। उससे ज़्यादा के लिए उसको फोर्स नहीं किया जा सकता उस लॉस को पूरा करने के लिए। तो वहाँ पर जो स्पॉन्सर है उसको वो स्कीम से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता। फिर स्पॉन्सर क्या करता है? स्पॉन्सर एक तरीके से अपॉइंट करता है ट्रस्ट को, क्योंकि बिना ट्रस्ट के रूप में म्यूचुअल फंड जो एस्टेब्लिश नहीं हो सकता। अब पहले डिस्कस कर रहे थे ट्रस्ट या ट्रस्टी क्या होते हैं। देखिए ट्रस्ट क्या होता है कि म्यूचुअल फंड जो है वो एक ट्रस्ट के रूप में जो है कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, जिसके अंदर जो है ट्रस्ट एक्ट 1982 के जो भी प्रोविजंस हैं उसको जो है हमें फॉलो करना पड़ता है। और जो ट्रस्ट डीड है उसको रजिस्टर कराना पड़ता है इंडियन रेगुलेशन एक्ट 1908 में। जहाँ तक सवाल है ट्रस्टी, यानी कि उसके जो ट्रस्ट के जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो वास्तव में ट्रस्टी कहलाते हैं। वो या तो कंपनी के रूप में होते हैं, कॉर्पोरेट बॉडी के रूप में, या फिर इंडिविजुअल्स के रूप में होते हैं एज ए ट्रस्टी। इनका काम क्या होता है? इन ट्रस्टी का जो काम होता है वो ये होता है कि जो भी यूनिट होल्डर है, इनकी जो इन्वेस्टर्स हैं जो उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी जो इंटरेस्ट है, यानी कि उनका जो हित है उसको सिक्योर रखा जाए, सेफ रखा जाए। यानी कि ट्रस्टी का ये काम है देखा जाए कि उनका जो पैसा है वो प्रॉपरली जो है इन्वेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इवन जो AMC है, जो असेट्स मैनेजमेंट कंपनी है, उसे भी कौन अपॉइंट करता है? उसे ट्रस्टी जो है वही अपॉइंट करता है। तो उसका काम ये भी देखना है कि जो AMC है वो प्रॉपर वे में फंक्शंस कर रही है या नहीं कर रही, और जो भी सेबी के जो रूल्स और रेगुलेशंस है उसको प्रॉपर वे में फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। जो भी ट्रस्ट डीड या ऑफर डॉक्यूमेंट्स के जो भी रूल्स और रेगुलेशन है उसे भी वो फॉलो कर रही है नहीं कर रही। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ट्रस्टी जो है वो AMC के ऊपर कंट्रोल रखता है ऑन द बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स या यूनिट होल्डर। अब हम डिस्कस करते हैं AMC वास्तव में क्या है, क्योंकि हमने AMC के बारे में डिस्कस तो किया है। हाँ, ट्रस्टी के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे जरूर नोट करना है आपने, कि जो ट्रस्टी में जो 2/3 ऑफ द डायरेक्टर हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, यानी कि उनका किसी भी तरीके से स्पॉन्सर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक नहीं होना चाहिए। अब डिस्कस करते हैं असेट्स मैनेजमेंट कंपनी की। असेट्स मैनेजमेंट कंपनी कौन है? देखिए असेट्स मैनेजमेंट कंपनी वो है जिसे अपॉइंट करता है ट्रस्टी। स्पॉन्सर जो है अपॉइंट करता है ट्रस्टी को, फिर ट्रस्टी जो अपॉइंट करता है असेट्स मैनेजमेंट कंपनी को। अब ये जो असेट्स मैनेजमेंट कंपनी है वो एक तरीके से इस म्यूचुअल फंड को इस्टेब्लिश करेगी, यानी कि फंड मैनेजर का काम करेगी। हाँ, उसी असेट्स मैनेजमेंट कंपनी को हम अपॉइंट कर सकते हैं जिसके पास सेबी के द्वारा जो है लाइसेंस, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड से एज ए असेट्स मैनेजमेंट कंपनी का काम करने का लाइसेंस एक तरीके से उसके पास है। और उसके जो 50% जो डायरेक्टर हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए AMC के, यानी कि वो डायरेक्टर जो है किसी तरीके से भी जो स्पॉन्सर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक नहीं होने चाहिए। और उस AMC की जो नेटवर्थ है वो कभी भी 10 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। तो पहले स्पॉन्सर जो है वो ट्रस्टी को अपॉइंट करता है, ट्रस्टी जो है फिर AMC को अपॉइंट करता है, फिर AMC जो है म्यूचुअल फंड इस्टेब्लिश करती है और उस म्यूचुअल फंड को चलाने के लिए उसे ट्रांसफ़र एजेंट की जरूरत पड़ती है। अब ये ट्रांसफ़र एजेंट या रजिस्ट्रार कौन होते हैं?
देखिए, जो ट्रांसफ़र एजेंट या रजिस्ट्रार होते हैं, वो उनका एक काम होता है। उनका काम क्या होता है कि जो भी मान लीजिए एनएफओ लाया जाता है, न्यू फंड ऑफर लाया जाता है, तो उसमें जो लोग हैं वो एप्लीकेशन लगाते हैं, उन एप्लीकेशन को रिसीव करना। अगर मान लीजिए कोई इन्वेस्टर जो है अपनी यूनिट को बेचकर अपने पैसे रिसीव करना चाहता है, तो जो भी उनकी रिडेम्पशन रिक्वेस्ट है उसको पूरा करना, और उनके जो भी यूनिट की जो भी स्टेटमेंट है, इनकी जो भी वो यूनिट बाय या सेल करते हैं या और बाय करते हैं, उनकी जो स्टेटमेंट है वो यूनिट होल्डर को भेजना। ये रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का काम है। और इवन टाइम टू टाइम बहुत बार जो है कम्युनिकेट करना पड़ता है इन्वेस्टर्स को, यूनिट होल्डर को, वो कम्युनिकेशंस करना भी जो है ट्रांसफर एजेंट का काम है। जहाँ तक सवाल है कस्टोडियन, कस्टोडियन क्या होता है? देखिए, कस्टोडियन क्या होता है कि जब एएमसी जो है सिक्योरिटीज़ बाय और सेल करती है, तो अब वो सिक्योरिटीज़ को कहाँ रखा जाएगा? वो सिक्योरिटीज़ हमेशा रहेगी कस्टोडियन के पास, यानी कि एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी जब भी सिक्योरिटीज़ बाय करेगी वो कस्टोडियन के पास आएगी, और जब भी सिक्योरिटी सेल करेगी वो कस्टोडियन से सेल करेगी। तो एक तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर है, जहाँ पर स्पॉन्सर जो है पहले ट्रस्टी को अपॉइंट करता है, फिर ट्रस्टी अपनी हेल्प के लिए म्यूचुअल फंड इस्टेब्लिश करने के लिए एएमसी को अपॉइंट करता है, फिर एएमसी जो है म्यूचुअल फंड इस्टेब्लिश करती है, और अपनी हेल्प के लिए कम्युनिकेशंस और अदर फंक्शंस को पूरा करने के लिए ट्रांसफर एजेंट को अपॉइंट करती है, और एज वेल एज कस्टोडियन को अपॉइंट किया जाता है। तो इस तरीके से जो है म्यूचुअल फंड वर्क करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया होगा। कुछ ये सजेस्टेड रीडिंग्स हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करिएगा। और मान लीजिए आज वीडियो के साथ कोई भी आपकी क्वेरीज़ है, कोई भी आपके डाउट्स हैं, तो उन डाउट्स को, अपनी क्वेरीज़ को हमें ज़रूर ईमेल करिएगा हमारे ईमेल आईडी gulianiclasses@gmail.com पर। और आप अपनी जो क्वेरीज़ है वो हमें कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का जो है सोल्यूशन करेंगे, उसका जो है रिप्लाई करेंगे। आप हमारे फेसबुक पेज गुलियानिक क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो लेक्चर के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू।